हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 न्यू आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 2 का चैप्टर नंबर 3, जो कि था प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया था, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्सरसाइज था। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग असर्शन रीजन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देन उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, assertion is in question का डायरेक्शन हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए each question consist of two statements, namely assertion A and reason R। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला assertion होगा जो कि A से डिनोट किया जाएगा, और दूसरा होगा रीजन, जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। ठीक, फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे यूज द फॉलोइंग कोड, हमें यहाँ पर जो यहाँ पर कोड दिए गए ना ऑप्शन के फॉर्म में, इनको हमें यूज करना होगा। ठीक, आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोड क्या है। बेसिकली देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए थे वो ट्रू है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यानी दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, अगर वो दोनों ट्रू हैं और रीजन आर जो है असर्शन को अगर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग कब टिक करेंगे, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यानी जब दिए गए दो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दोनों ही ट्रू हैं और यहाँ पर आर जो है ए के लिए असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी कब टिक करेंगे, जब यहाँ पर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स हो। मतलब यहाँ पे जब असर्शन क्या हो, ट्रू हो, और रीजन क्या हो, फॉल्स हो। यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन डी कब टिक करेंगे, जब असर्शन जो है फॉल्स हो और रीजन क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें असर्शन गिवन है, द हाइट एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का हाइट और वेट जो होता है वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ये बेसिकली बोला गया है। और रीजन में क्या बोला गया है, हाइट टू वेट रेशियो वेरीज फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक ना, यहाँ यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे अगर हम लोग हाइट और वेट का रेशियो फाइंड आउट करें तो वो वेरी करेगा, ये बेसिकली रीजन में बोला गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बात करें असर्शन की। देखिए असर्शन में क्या बोला गया था, द हाइट एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, तो उसका हाइट और वेट में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। ठीक है ना, देखिए हाइट कभी कभी क्या होती है कि हाइट ज्यादा होती है किसी पर्सन की, वेट कम होता है। कभी कभी हाइट कम होता है, वेट ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर हाइट और वेट यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक ना, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ लिख देंगे हम लोग असर्शन के लिए, सिंस height and weight does not change constantly as individual grow, so assertion is false। assertion क्या हो जाएगा यहाँ पे, assertion यहाँ पर false हो जाएगा, assertion is false लिख देंगे। ठीक, अब बात करें यहाँ पर रीजन की। देखिए यहाँ पर रीजन में क्या बोला गया, हाइट टू वेट रेशियो जो होगा ना वो वेरी करेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ये तो ट्रू है। यहाँ लिख देंगे रीजन आर इज ट्रू as the ratio height to weight varies from one person to other। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है इस क्वेश्चन के आंसर में। देखिए यहाँ पर असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन क्या है, ट्रू है। यानी असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू हो, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी टिक करेंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, असर्शन हमें गिवन है ए, इफ x and y are inversely proportional then x y is equal to k where k is a positive constant, and रीजन में क्या गिवन है, इन इनवर्स प्रोपोर्शन
as the value of increase the value of y decrease। देखिए यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और दोनों ही स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बात करें असर्शन ए की यानी पहले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पहले स्टेटमेंट क्या बोला गया, इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन एक्स वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पर बोला गया कि अगर एक्स और वाई दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो उनका प्रोडक्ट जो होगा ना वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये बेसिकली यहाँ बोला गया। देखिए हम लोग अगर असर्शन को यहाँ वेरीफाई करें तो यहाँ पर क्या बोला गया कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, यानी हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आता है, यहाँ पर आता है इक्वल का साइन विथ कांस्टेंट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल कर देंगे k मल्टीप्लाई 1 अपॉन y के। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या मिलेगा, k अपॉन y मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए y जो है डिवीजन में, इसको अगर इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर एक्स वाई मिल जाएगा और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जब कोई भी दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो यहाँ पर उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहाँ पर के क्या होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, असर्शन ए इज ट्रू। ठीक, नाउ बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर रीजन की। देखिए रीजन क्या है, इन इनवर्स प्रोपोर्शन एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज। देखिए यहाँ पर ये रीजन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है, यहाँ पर जब एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो कंसिक्वेंटली क्या होता है, एक दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। और जब पहली क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो कंसिक्वेंटली दूसरी वैल्यू क्वांटिटी इंक्रीज करती है। तो ऐसा हमने यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर रीजन आर इज ट्रू। ठीक, यहाँ पर रीजन आर इज ट्रू एज इन इनवर्स प्रोपोर्शन the value of one quantity is increasing then the value of other quantity is डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। और रीजन क्या कर रहा है, यहाँ पर रीजन जो है यहाँ पर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का ये स्टेटमेंट होता है, ये डेफिनेशन होता है, और उसका कंसिक्वेंटली हम लोग क्या लिख पाते हैं कि एक्स वाई जो है यहाँ पर के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। और ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या है, यहाँ पर असर्शन एंड रीजन both are true and R is, जो कि रीजन यहाँ पर R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक ना, इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, असर्शन ए हमें गिवन है, इफ 25% कैन फिनिश अ जॉब इन 10 डेज देन 5% विल फिनिश इट इन 2 डेज। यानी बोला गया है कि यदि 25% एक जॉब को 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं तो 5% उसी जॉब को 2 डेज में फिनिश करेंगे। ठीक, ऐसा बोला गया। यहाँ पे यहाँ रीजन में क्या बोला गया, रीजन में बोला गया कि मोर पर्सन मीन्स लेस टाइम टेकन टू डू द जॉब। यहाँ पर ये बात बोला गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो क्या होते हैं, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, टाइम टेकन के। ठीक, यानी हमने क्या देखा था यहाँ पे, जब देखिए जब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, जब नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी टाइम टेकन और नंबर ऑफ पर्सन जो दोनों होते हैं ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए पहले केस में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, और ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 10 डेज में। यानी देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, और ये क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, और ये क्या है, टाइम। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसी तरह से यहाँ पर दूसरे केस की बात करें, यहाँ पर देखिए 5 पर्सन है और ये 2 दिन में काम कर रहे हैं,
यानी 5 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है इक्वल। यानी हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे, देखिए ये तो 250 आ रहा है जो कि नहीं, मतलब नॉट इक्वल है, जो कि नॉट इक्वल है यहाँ पे, जो कि नॉट इक्वल है यहाँ पे 10 के, ठीक है ना। तो यानी ये क्या हो जाएगा, एसर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर एसर्शन ए इज फॉल्स। आप या तो इस तरीके से करके देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते। देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग एक टेबल बना लेंगे और एक यहाँ पर लिख देंगे इसमें पर्सन, और यहाँ पर लिख देंगे टाइम। देखिए पहले केस में क्या है, 25% है और टाइम कितना ले रहे हैं, 10 डेज। दूसरे केस में क्या है, 5% और टाइम कितना ले रहे हैं, ये टाइम हम लोग 2 डेज ले रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेंगे और निकाल के देखेंगे टाइम क्या वास्तव में यहाँ पर 2 डेज आ रहा है। यदि 2 डेज आंसर आ रहा है तो फिर हम लोग कहेंगे ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट का जो यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखिए 5 2 या 10 होता है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया, 50 डेज आ गया। जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या है, 2 डेज है, यानी इस तरह से हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रीजन की। देखिए यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन बेसिकली ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ पर्सन जो है टाइम टेकन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ज्यादा लोग रहेंगे तो कम टाइम लगेगा, कम लोग रहेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। और उसी में से हमें यहाँ पर क्या बोला गया, मोर पर्सन मीन्स लेस टाइम टेकन टू डू द जॉब। यानी यहाँ पर लिख देंगे रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एज द मोर पर्सन टेक लेस टाइम टू डू अ जॉब, ठीक है ना। यहाँ पर मोर पर्सन जो है कम समय लगाएंगे किसी काम को करने के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम टेकन बाय देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब एसर्शन फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू हो गया तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी में क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी क्या कहता है, एसर्शन ए फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो तो हम लोग ऑप्शन डी टिक करते हैं, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एसर्शन ए हमें गिवन है, इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी बोला गया है कि अगर एक्स और वाई दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं तो हम लोग यदि उन दोनों का यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लें तो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों भी यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये बताना है हमें। और यहाँ पर देखिए रीजन क्या बोला गया, इफ एक्स इंक्रीजेज देन 1 अपॉन एक्स डिक्रीजेज एंड इफ वाई इंक्रीजेज देन वाई अपॉन 1 अपॉन वाई डिक्रीजेज, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन में बोला गया अगर एक क्वांटिटी एक्स इंक्रीज कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स डिक्रीज करेगा, और वाई इंक्रीज कर रहा है दूसरी क्वांटिटी जो है देन 1 अपॉन वाई डिक्रीज करेगा, ये हमें बताना है, ठीक। अब देखिए बात करें यहाँ पर एसर्शन की। एसर्शन की यदि हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए एसर्शन में क्या गिवन है कि एक्स और वाई जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और हमें बताना है कि 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे और देन उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे क्या वहां पर भी एक कांस्टेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक्स का रेसिप्रोकल है तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स का रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन एक्स मिलेगा, और यहाँ पर वाई का रेसिप्रोकल है तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई मिलेगा, ठीक। और इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई
y अपॉन 1 मिल जाएगा, यानी y अपॉन x मिल गया। ठीक, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड के था उसका रेसिप्रोकल करके क्या मिलेगा, 1 अपॉन के मिलेगा। यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करके जब हमने रेशियो लिया तो y अपॉन x मिल गया, और यहाँ पर जब हमने राइट साइड का यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन के मिल गया। इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये भी एक कांस्टेंट आ रहा है, 1 अपॉन के भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक, अब जब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन के भी ये कांस्टेंट ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई भी क्या होंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे सो 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर कर देंगे। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन जो गिवन था यहाँ पे वो ट्रू है, तो लिख देंगे असर्शन ए इज ट्रू। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे रीजन की। देखिए यहाँ पर रीजन में क्या बोला गया कि इफ एक्स इंक्रीजेज देन 1 अपॉन एक्स डिक्रीजेज। ठीक, यहाँ पर बोला गया कि अगर एक्स इंक्रीज करता है तो 1 अपॉन एक्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ लिख देंगे रीजन इज ट्रू as taking the reciprocal of an increasing positive quantity resulting in decreasing quantity। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए रीजन ट्रू है, यहाँ पर जब रीजन ट्रू है तो ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक्स के यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, मान लीजिए 5 हमने असाइन कर लिया। ठीक, तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 कर लिया तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0.2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करूँ, एक्स की वैल्यू है 5 से मान लीजिए 10 कर दिया, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 10 का मतलब क्या है 0.1 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0.2 था पहले, अब कितना होगा 0.1। यानी जब हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लें और वो यदि बढ़ रहा हो, पॉजिटिव क्वांटिटी जो कि यहाँ पर एक्स है और वाई है, तो यहाँ पर अगर एक्स बढ़ रहा हो तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, घटेगा। ठीक ना, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब हम लोग किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वह 1 के डिनोमिनेटर में चला जाता है, और इस तरह से वो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब क्या होता है ना कि एक्स के बढ़ने से डिनोमिनेटर जो होता है ना वो बढ़ता है, और यहाँ पर क्या होता है जब डिनोमिनेटर बढ़ता है यानी यहाँ पर डिवाइजर बढ़ रहा है, और डिवाइजर बढ़ेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, घटेगा यहाँ पे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ वैल्यू घटा हुआ है। ठीक ना, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें यहाँ पर देखने को मिला कि असर्शन क्या है, असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू है, लेकिन यहाँ पर क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या हमने इस रीजन का यूज किया है असर्शन को एक्सप्लेन करने में, नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एज assertion and reason both are true and R is not the correct explanation of assertion A। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। नाउ बात करते हैं अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन की। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें डायरेक्शन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, और वो क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो केस स्टडी दिए गए इसको हमें एग्जामिन करना है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनका हमें आंसर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केस स्टडी को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे,
जो इससे कंक्लूजन निकल सकता है वो हम लोग वहां पर लिख लेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है थ्री क्वांटिटीज एक्स वाई एंड जेड आर सच दैट, तीन क्वांटिटी है एक्स वाई और जेड और कुछ इस प्रकार से कि एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एक्स और वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, टू ईच अदर एंड वाई एंड जेड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और वाई जेड में क्या रिलेशन है, ये वाई और जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक। इफ एक्स इज इक्वल टू 12 देन वाई इज इक्वल टू 72 एंड जेड इज इक्वल टू 8। अगर एक्स 12 है तो यहाँ पर वाई जो है ना वो 72 है और जेड की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग यहाँ पर K1 मान लेते हैं, ठीक। और वहीं यहाँ पर देखें तो क्या है कि वाई और जेड जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, यानी वाई और जेड का जो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा जिसको मैं K2 मान ले रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो हमें चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स और जेड के भी यहाँ रिलेशन अगर निकाले तो देखिए एक्स क्या है, ये वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, और वाई क्या है, जेड के यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्स भी क्या हो जाएगा, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स और जेड का जो रेशियो होगा ना, सॉरी एक्स और जेड का जो ये प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। और इसको मैं K3 मान ले रहा हूँ, ठीक। अब कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के बीच में हमने यहाँ पर रिलेशन पता कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स और वाई के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, ये हमें गिवन था, और वाई और जेड के बीच में यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, ये भी हमें गिवन था। इन दोनों के हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये पता लगा लिया कि एक्स और जेड कैसे रिलेटेड है, और एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, इक्वल किसी एक कांस्टेंट के, जिसको मैंने यहाँ पर K3 माना हुआ, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का रेशियो क्या है, यहाँ पर K1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स और वाई क्या गिवन है हमें, इनिशियल वैल्यू एक्स इक्वल 12 गिवन है, एक्स 12 गिवन है, और वाई कितना गिवन है, वाई 72 गिवन है। तो यहाँ पर 12 और 72 का यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर यदि हम लोग एक्स और वाई का रेशियो निकाले तो क्या मिल जाएगा, 12/72, यानी एक्स और वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। और इससे अगर हम लोग इक्वेशन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स अपन वाई बराबर क्या मिल गया, 1/6 मिल गया, यानी यहाँ पर 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x बन जाएगा, और y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y बन जाएगा। 6x इक्वल टू वाई जो है हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 6x इक्वल टू वाई जो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, ठीक ना। और इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया था कि y और z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी y और z का प्रोडक्ट क्या होगा, y और z का प्रोडक्ट जो होगा एक कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ पर y मल्टीप्लाई z फाइंड आउट करें तो क्या मिल जाएगा, देखिए y की वैल्यू 72 गिवन है, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या गिवन है 8, तो यहाँ पर 72 इंटू 8 करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 टू 16 का 6 कैरी 1, और 8 7 जा 56 प्लस 1 57, यानी 576 मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए हमने अभी यहाँ पर क्या देखा कि x जो है z के यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी x और z का क्या होगा, x और z का यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी एक कांस्टेंट होगा, यानी x और z का यदि प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ से, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए x क्या है, यहाँ पर x यहाँ पर 12 है, और z क्या है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें देखने को, देखिए x और z का कांस्टेंट, x और z का प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिला है 96, ठीक। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, और हमें इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ y इज इक्वल टू 42 देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला गया कि y अगर 42 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर हमें x और y में हमें क्या रिलेशन मिला है, हमें x और y में रिलेशन ये मिला है कि यहाँ पर 6x जो है ना y के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 6x इज इक्वल टू वाई हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या दे रखा 42, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे 42 के इक्वल, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू 42, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 42 अपॉन में 6 कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ z इज इक्वल टू 12
देन y इज इक्वल टू, यहाँ पर बताना है कि z अगर 12 है तो यहाँ पर y किसके इक्वल होगा। ठीक, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 की मैं बात करूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन 2 से हमें क्या पता है, इक्वेशन 2 से हमें ये पता है कि y और z का जो प्रोडक्ट होगा ना वो एक कांस्टेंट की इक्वल होगा, जो कि क्या है 576 है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, z की वैल्यू हमें दे रखा है और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पर z की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो y मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करें हम लोग, इस 12 से इस 576 को कट करते क्या मिलेगा, 12 4 जा 48 और यहाँ पर 12 8 जा 96, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिल गया 48 मिल गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर चार ऑप्शन में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए गए ना, ये हमें बताना कि इसमें से कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता x और y के वैल्यू के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें चार अलग अलग x और y के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने अभी क्या देखा कि x और y का रिलेशन क्या है, 6x इक्वल टू y है। यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर 6x इज इक्वल टू वाई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन को रख रख के कि यहाँ पर देखिए कि किसमें जो है ना, यहाँ पर x का हम लोग जब 6 टाइम करें तो y के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6.5 और y की वैल्यू क्या है 39। तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 6 5 या 30 का 0 कैरी 3, 6 6 या 36 प्लस 3 39, यानी 39.0 मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इक्वल है किसके y के, यानी ये यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये x और y की वैल्यू दे रहा है ना, ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें वही काम सेम करना है कि देखिए x की वैल्यू में हमें क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग 9 में 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 54, और ये किसके इक्वल है, इस दिए गए वैल्यू y के इक्वल है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाए, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है 47 है या 282 है। ठीक, यानी यहाँ पर 47 में यदि हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 6 7 जा 42 का 2 कैरी 8, यहाँ पर 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 और 6 4 जा 24 प्लस 4 28, यानी ये भी क्या हो रहा है इक्वल मिल रहा है वाई के। देखिए यहाँ पर वाई की वैल्यू हमें क्या दे रहा है 282, यानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हम एक्स की वैल्यू जो गिवन था 47, उसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू मिल जा रहा है, यानी ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना ये पॉसिबल नहीं होगा। आइए इसको देख लेते, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है 52 है और 260 है, यानी 52 में अगर हम लोग 6 टाइम करें 52 को तो यहाँ पर इस 260 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ पर 52 मल्टीप्लाई 6 करें तो क्या मिला, देखिए 6 2 जा 12 का 2 कैरी यहाँ पर 1 और 6 5 30 प्लस 1 31, यानी 312 मिला, जो कि इक्वल नहीं है किसके, इस दिए गए y के वैल्यू के लिए, यानी 260 के लिए यहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करना था। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ x इज इक्वल टू 24 देन z इज इक्वल टू, यहाँ पर बताना है कि अगर x 24 के इक्वल है तो z किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हमने देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमने क्या देखा कि x और z का जो इक्वेशन है ना, हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर x और z का जो प्रोडक्ट है वो 96 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 96। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 24 दे रखा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 24 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, x इज इक्वल टू यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या कर देंगे 24 पुट कर देंगे, तो यहाँ 24 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 96। देखिए यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिल जाएगा 96 अपॉन में 24 मिल जाएगा, यानी z की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का सोल्यूशन करना था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर देखिए अगले केस बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखा है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए है। क्या है ये? एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली। यहाँ पर जो केस स्टडी दिया गया ना इसको हमें एग्जामिन करना है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और हमें यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन देगा उनका आंसर करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस केस स्टडी को पढ़ेंगे और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस केस स्टडी से उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला जाए कि एबीसी कंस्ट्रक्शन इज अ प्राइवेट बिल्डिंग कंपनी विच बिल्ड्स एंड सेल्स फ्लैट। यानी एबीसी कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जो कि प्राइवेट बिल्डिंग कंपनी है। यहाँ पर बिल्ड और सेल क्या करती है, फ्लैट को, यानी बिल्ड करती है और सेल करती है फ्लैट्स को। दे अंडरटेक अ प्रोजेक्ट एक्स, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है एक्स, वेयर इन दे आर बिल्डिंग 90 फ्लैट्स। वे कितने फ्लैट बना रहे हैं, 90 फ्लैट बना रहे हैं। ईच कॉस्टिंग 6 लाख रुपीज, यानी प्रत्येक का कॉस्ट क्या है, 6 लाख रुपए है। ठीक, एट द प्लानिंग स्टेज अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ द प्राइजेस ब्रेकअप वाज कैरिड आउट अ पाई चार्ट एज शोन बिलो। यहाँ पर शुरुआती स्टेज पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक एनालिसिस किया है, कुछ इस प्रकार से प्राइस ब्रेकअप किया उन्होंने, जो कि यार पाई चार्ट में दिखाया गया है। और इसी के हम लोग हेल्प से क्या करना है, ये क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक, और हमें यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है कि यहाँ पर टोटल 90 फ्लैट यहाँ पर बनाए गए हैं और प्रत्येक फ्लैट का कॉस्ट क्या है, 6 लाख रुपए है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द अमाउंट स्पेंट ऑन टिम्बर पर ईच फ्लैट इज। यानी यहाँ पर प्रत्येक फ्लैट में टिम्बर पर कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है हमें बताना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टोटल फ्लैट कितने बने, 90 फ्लैट, और यहाँ पर प्रत्येक फ्लैट की जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, 6 लाख रुपीज। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर बात करें टिम्बर के सेंट्रल एंगल की, यानी टिम्बर वाले सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है, 36 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर टिम्बर इज इक्वल टू कितना है, 36 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो टोटल यहाँ पर 360 डिग्री है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये पूरा जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, यहाँ पर 6 लाख को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 6 लाख अपॉन में 360 मिल जाएगा। ठीक, यानी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 से 36 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 10,000 अपॉन में 6 मिल जाएगा। ठीक, 1 डिग्री की ये वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एंगल फॉर टिम्बर जो है क्या है, 36 डिग्री। हमें यहाँ पर 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 अपॉन 6 से, यानी 6 6 जा 36 और 6 इंटू 10,000 करेंगे तो क्या मिलेगा, 60,000। यानी यही क्या है, यही जो बेसिकली यहाँ पर अमाउंट है वो जो कि स्पेंड होगा टिम्बर पे फॉर ईच फ्लैट। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ सुपरविजन बाय। यानी जो यहाँ पर लेबर पर पैसा खर्च किया जा रहा है वो कितना ज्यादा है उस पैसे से जो कि यहाँ पर सुपरविजन पे खर्च किया गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग करना क्या है, यहाँ पे कि हमें यहाँ बताना है कितने से ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कि हम लोग लेबर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है और सुपरविजन पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका जो सेंट्रल एंगल हमें यहाँ पर गिवन है ना, उसका हम लोग पहले ही डिफरेंस ले लेंगे। ठीक ना, यानी यहाँ पर देखें सेंट्रल एंगल फॉर लेबर कौन सा है, यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर सेंट्रल एंगल फॉर लेबर हमें क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक, और यहाँ पर सेंट्रल एंगल फॉर सुपरविजन की बात करें, यहाँ पर सेंट्रल एंगल फॉर सुपरविजन की बात करें तो ये कितना है, ये है 54 डिग्री के इक्वल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर लेबर पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तभी तो इसका सेंट्रल एंगल ज्यादा है और यहाँ पर सुपरविजन पे कम खर्च हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ले तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 और यहाँ पर 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी 36 डिग्री मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 36 डिग्री मिल रहा है। और देखिए 1 डिग्री की तो हमें वैल्यू पता है 10,000 अपॉन 6। तो यहाँ पर यदि हम लोग 36 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 36 डिग्री को वैल्यू फाइंड आउट करने क्या करेंगे हम लोग, 10,000 अपॉन 6 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किससे, 36 से। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 6 6 जा 36 और 6 इंटू 10,000 60,000 मिल जाएगा। ठीक,
यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज। हमें बताना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर अमाउंट स्पेंड किया गया किस पे, सीमेंट पे, स्टील पे और सुपरविजन पे, वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए दो तरीका है यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का। एक तो हम लोग क्या करें कि सीमेंट, स्टील और सुपरविजन पे हम लोग कॉस्ट निकालें और यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालें। उसके बाद हम लोग क्या करें, उनका हम परसेंटेज निकालें। या तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर बात करें कि टोटल कॉस्ट को कितना डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे सिंस 360 डिग्री रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, ठीक, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ देखिए जब यहाँ पर 360 डिग्री यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर सीमेंट, स्टील और सुपरविजन का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे सीमेंट प्लस स्टील प्लस सुपरविजन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है। देखिए सीमेंट के लिए सेंट्रल एंगल क्या है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री लिखेंगे। प्लस स्टील के लिए यहाँ पर क्या है 54 डिग्री सेंट्रल एंगल है, तो 54 लिख देंगे। प्लस यहाँ पर सुपरविजन के लिए 54 है तो 54 लिख देंगे। और इन तीनों को जोड़े तो हम लोग क्या मिल जाएगा, देखिए 4 + 4 8, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, और देखिए 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर इन सभी के लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ना फाइंड आउट करके हम लोग डिग्री में यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमें क्या बताना है कि 180 डिग्री जो है ना ये 360 का कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 360 को लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ठीक, और ये परसेंटेज साइन पुट कर देंगे। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिला, देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 2 जा 36, 2 से 100 50 टाइम में चला जा रहा है, यानी ये 50% जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नाउ बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज स्पेंट ऑन सीमेंट एंड स्टील टुगेदर। यानी हमें बताना है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का कितना फ्रैक्शन जो है ना ये सीमेंट और स्टील पर एक साथ खर्च किया गया। ठीक, देखिए यहाँ पर बात करें सेंट्रल एंगल फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक, और यहाँ पर बात करें सेंट्रल एंगल ऑफ सीमेंट की, तो सीमेंट का सेंट्रल एंगल कितना है यहाँ पे 72 डिग्री। और यहाँ पर और क्या बोला स्टील, तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल ऑफ स्टील की बात करें तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे स्टील के लिए सेंट्रल एंगल कितना है 54, तो यहाँ पर 54 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़े अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का ही तो बताना है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़े यहाँ पर तो क्या मिला 4 + 2 6 और यहाँ पर 7 + 5 12, 126 डिग्री मिल रहा है। ठीक, और हमें यही बताना है कि 126 डिग्री ना और 360 डिग्री का क्या यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक, यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 126 डिग्री न्यूमरेटर में और 360 को डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर। देखिए यदि हम लोग इसको कट करें तो देखिए क्या मिल रहा है, यदि 2 से हम लोग कट करें तो क्या मिल रहा है, देखिए 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और इसको 2 से कट करें तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग 9 से कट करें तो 9 7 जा 63 और 9 से 20 टाइम में कट रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें फ्रैक्शन, यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल रहा है 7/20। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर को यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।